Assalamualaikum, dear student. I am Harish Kumar from Ascender Academy of Chemistry teacher. आप सब स्टूडेंट को असेंडर एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के लिए वेलकम कहते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए, हम जो स्टार्ट करेंगे बेसिक केमिस्ट्री से करेंगे, जिसे आप ज़ीरो चैप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो चैप्टर जो है आगे आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? केमिस्ट्री डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर। आप इसमें मैटर की स्टडी करते हैं। आपको सबसे पहले मैटर के बारे में पता होना चाहिए। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास इज नोन एज मैटर। जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और उनका मास हो तो उससे हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी मैटर हैं, क्योंकि हम स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और हमारा मास भी है। आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, मैटर के लिए मास का होना भी जरूरी है और वॉल्यूम का होना भी जरूरी है। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी जो है वो एक रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम का। अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर दो सब्सटेंस हैं आपके पास, 2 kg ऑफ आयरन में आपको दे रहा हूं और 2 kg ऑफ आपको मैं कॉटन दे रहा हूं, दोनों का मास सेम है। अगर मैं आपसे डेंसिटी पूछूंगा तो डेंसिटी क्या दोनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो आप देखेंगे मास तो सेम है, डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, पर डेंसिटी सेम नहीं होगी, डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जो कॉटन है वो आपके पास ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस का मतलब है वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम से जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। तो आप कह सकते हैं आयरन जो है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर कॉटन से। अब हम आपको ये बताएंगे हमें मैटर के अंदर किसकी स्टडी करनी है, क्योंकि जनरली आप ऐसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल चेंजिंग ऑफ मैटर। The branch of science which deals with the study of structure, composition, property and fundamental changing of matter is known as, आप उसे क्या कहते हो? केमिस्ट्री। तो आपको सबसे पहले जो स्टडी करनी है वो आपको स्टडी करनी है स्ट्रक्चर की।
स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। तो आपको डिफाइन करना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ एटम। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एटम्स की अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये आप जनरली ऐसे भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, और लिक्विड के अंदर क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। और गैस के अंदर क्या होते हैं? वाइडली सेपरेटेड हो जाते हैं, रैंडम हो जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स की आप अरेंजमेंट बता रहे हैं, तो उससे आप क्या कह सकते हैं? उससे आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर। अब हम आपको बताएंगे कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? द स्टडी ऑफ कंपोनेंट विच इज कंपोज बाय मैटर। मैटर जो है वो किस कंपोनेंट का बना हुआ है? तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, एटम्स का बना हो सकता है, आइंस का बना हो सकता है, या आपके पास किसका बना हो सकता है? मॉलिक्यूल का। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन रखूं, कॉपर मेटल। आपको पता है मेटालिक सॉलिड को आप एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। तो ये जो कॉपर मेटल है वो कंसिस्ट है किस पे? कंसिस्ट है एटम्स पे। किस पे कंसिस्ट है? एटम पे। अगर मैं आपके पास देता हूं सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड जो है वो किस पे कंसिस्ट होगा? आइंस पे, क्योंकि उसके अंदर एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। ये भी हम दोनों टर्म्स आगे डिस्क्राइब भी करेंगे, केटाइन होते क्या है और एनाइन क्या होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपके पास उसके अंदर क्या होंगे? आइंस। एक हो गया Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। इसे आप केटाइन कहते हैं और इसे आप एनाइन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं अमोनिया गैस, मीथेन गैस, तो आपके पास ये कंसिस्ट होगा किस पे? कंसिस्ट होगा मॉलिक्यूल पे। वाटर, तो वाटर भी किस पे कंसिस्ट है? मॉलिक्यूल पे। तो कंपोजिशन के अंदर आपको यह देखना है जो मैटर है वो किस कंपोनेंट का बना हुआ है। और अगर कंपोनेंट के अंदर बात कर रहा है तो आप जाएंगे एटम्स के अंदर, आप जाएंगे आइंस के अंदर, आप जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। एक और बात भी ध्यान में रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल जहां कंपोजिशन का वर्ड आ जाता है और हम कहते हैं मैटर किस कंपोनेंट का बना हुआ है, तो हमें वहां पे दो चीजें बतानी होती है। एक वर्ड होता है क्वालिटिव और एक वर्ड होता है क्वांटिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं वाटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन भी है और आपके पास क्या है बेटा? उसके अंदर हाइड्रोजन भी है। आप सिंपली क्या कह सकते हैं? वाटर जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? आपको ऑक्सीजन भी नजर आएगा और क्या उसके अंदर होगा? हाइड्रोजन भी होंगे। तो ये जो आप कंपोनेंट बता रहे हैं इससे हम कह सकते हैं क्वालिटिव। और अगर आप मुझे उस वाटर के अंदर परसेंटेज बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की परसेंटेज है 88.88% और हाइड्रोजन की परसेंटेज है उसमें 11.11%। तो ये जो आप परसेंटेज बता रहे हो आप इसे क्या कह सकते हो? क्वांटिटिव कह सकते हो।
आपने बताया उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये होगी इसकी क्वालिटी। तो ये भी अपने जहन के अंदर रखना, जब कंपोजिशन में बात कर रहा है तो आप क्वालिटिव और क्वांटिटिव को भी डिस्कस कर रहे हो। फ्रेंड इसी तरह अब हम आएंगे प्रॉपर्टी में। अगर आपके सामने प्रॉपर्टी में बात आए तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, हमें किसके बारे में बताना है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसको प्रॉपर्टी को सिंपली क्या कहते हैं, खासियत। पर वो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है आपके पास केमिकल। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे समझे, यहां पे दो तरह का चेंज आता है, एक आता है फिजिकल और एक आता है केमिकल। फिजिकल पे जब बात कर रहा है तो आप फिजिकल का मतलब ये समझ जाओ, फिजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस, या आप क्या कह सकते हो, बिहेवियर। अपीयरेंस या आप क्या कह सकते हैं, बिहेवियर। और अगर आपसे पूछा जाए सर अपीयरेंस का मतलब है क्या, जो चीज आप अपनी आई से देख रहे हो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आप ऐसे कह सकते हो जिस चीज को आप ऑब्जर्व करो। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करो और उसकी कंपोजिशन क्या हो, रिमेन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप स्टूडेंट से पूछूं बोर्ड का कलर ये व्हाइट है, तो आप ऑब्जर्व तो कर रहे हो बोर्ड का कलर व्हाइट है, पर इसको ऑब्जर्व करने से कंपोजिशन में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। अगर मैं आपको आइस दे दूं, आप मुझे बता सकते हो सर ये आइस इतनी कोल्ड है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो पर उसकी कंपोजिशन में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। अगर मैं आपको शुगर दे दूं, तो शुगर आप टेस्ट करके बता सकते हो ये स्वीट है, पर टेस्ट करने से उसकी कंपोजिशन में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। और आप सिंपली ये भी ध्यान में रख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी उससे कहते हैं जहां मैटर की फिजिकल स्टेट क्या हो, चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं आइस, आप इससे अगर हीट करोगे तो ये आइस आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, आप कह सकते हैं लिक्विड में। अगर मैं और ज्यादा हीट दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में। तो आप मुझे बताओ यहां क्या हो रही है, मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, बट कंपोजिशन क्या है, रिमेन सेम, क्योंकि इनका फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। जो फॉर्मूला स्टीम का है वही आपके वाटर का है, वही आपके फॉर्मूला किसका है, गैस का। इसमें H2O किस फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में। तो आपके पास ये भी ध्यान में रखना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी हम उससे कहते हैं जहां फिजिकल स्टेट चेंज हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन क्या हो, रिमेन सेम हो। थर्ड पॉइंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इजीली क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ये इजीली वापस आ सकती है, जिसको आप क्या कह सकते हो, टू वे चेंज भी कह सकते हो। कौन कौन से मैंने पॉइंट बताए, फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कंपोजिशन रिमेन सेम है, और आपको यह भी पता होना चाहिए ये इजीली रिवर्स होती है, तो आप इसे रिवर्सिबल भी कहते हो। जैसे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका रिवर्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये सारे पॉइंट से
फिजिकल प्रॉपर्टी के। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी जब आ रहा है तो आपके पास ये पता होना चाहिए, आप इसके अंदर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शन, या आप सिंपल कह सकते हो चेंजेस। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करो और उसकी कंपोजिशन क्या हो जाए, चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को रस्ट लगता है तो आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, पर आयरन आयरन नहीं रहता, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड के अंदर। तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप बर्न कर रहे हैं, तो जब आप बर्न कर रहे हैं तो पेपर नहीं रहेगा, वो पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रॉक के अंदर। तो यहां भी कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज। सॉरिंग ऑफ मिल्क, सॉरिंग ऑफ मिल्क, तो आपके पास सॉरिंग ऑफ मिल्क जो है, तो मिल्क मिल्क नहीं रहा, अब मिल्क कन्वर्ट हो चुका है किसी और चीज में। तो कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज। जैसे आपके पास नेचुरल गैस है, अगर आप उसको घर पे बर्न कर रहे हैं, तो अगर आप बर्न करोगे तो उसकी एबिलिटी क्या है, फायर को क्या करना, कैच करना। और अगर वो फायर को कैच करे तो समझ आना कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज। और आप ये भी ध्यान में रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। अब जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर आप हीट के जरिए ब्रेक करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो आप देख रहे हैं यह कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज। एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने इंटर में पढ़ा होगा, ये एथीन है, आप इसकी करा रहे हैं हाइड्रोजनेशन। तो आप जब हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो आप देखेंगे आपके पास ये एथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। यह आप समझे, हो रही है आपके पास रिडक्शन। ऐसे कैटालिस्ट भी आपने पढ़े होंगे इंटर के अंदर, निकल, प्लैटिनियम, ये भी आपने देखे होंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये भी दोनों एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी के। केमिकल प्रॉपर्टी के। और आप ये भी ध्यान में रखना, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, रिडक्शन पढ़ा होगा, तो ये भी एग्जांपल किसके होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। जिससे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आयंस की क्या होती है, मूवमेंट। तो वो भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो इजीली रिवर्स नहीं होती, तो आप इसे इरिवर्सिबल भी कह सकते हो। और अगर इरिवर्सिबल कह रहे हो तो इसे वन वे चेंज भी कह सकते हो। और ये भी याद रखना, यहां पे कंपोजिशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज। और आप ये भी बात याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर न्यू चीज बनती है। और आप ये भी अपने ध्यान में रखना, जब आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो तो वहां पे डिकम्पोजिशन होता है प्राइमरी बॉन्ड। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चले जाते तो वहां पे हम बात करते सेकेंडरी बॉन्ड की। तो ये सारी चीजें थी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर।
अब मैं आपको स्टेट बताऊंगा, स्टेट पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बेसिक के अंदर। सॉलिड क्या है, लिक्विड, गैस, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मेरे चैप्टर्स आएंगे। पर आप सबको पता होगा सॉलिड अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आप हीट दे रहे हो, तो जब ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस का नाम होगा मेल्टिंग पॉइंट। और आपने यहां पे हीट दिए तो एमसीक्यूज आता है मेल्टिंग पॉइंट जो है कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। अगर आप लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस पे एट एनी टेम्परेचर पे, तो आप उसे क्या कह सकते हो, आप उसे कह सकते हो एवापोरेशन। यहां पे आप हीट दे रहे हो तो एवापोरेशन जो है वो भी एंडोथर्मिक है। जैसे एवापोरेशन का दूसरा नाम है वेपराइजेशन, एवापोरेशन का दूसरा नाम है वेपराइजेशन, और इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा नाम है, आप इसे फ्यूजन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फ्यूजन भी। इसी तरह से आपके पास हर चीज अपोजिट होती है। अगर गैस फिर लिक्विड में आ जाए, गैस फिर लिक्विड में आ जाए, अब आप इसे क्या करेंगे, कूल। तो गैस जब लिक्विड में आ जाएगा तो उससे आप क्या कहेंगे, आप उससे कहेंगे कंडेंसेशन। और यहां से हीट गिवन आउट हो रही है, तो कभी कभी एमसीक्यूज आता है कंडेंसेशन जो है कौन सा प्रोसेस है, आप कहेंगे एक्सोथर्मिक है। इसी तरह से लिक्विड अगर फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, आप इसे कूल करेंगे, वहां से हीट गिवन आउट हो रही है, और आप समझ जाएंगे इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे आप कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और यहां जो प्रोसेस होगा, या कभी कभी आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी आपके पास एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वहां से हीट गिवन आउट हो रही है। आप ये भी ध्यान में रखना, सॉलिड अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में बाय हीटिंग के जरिए, तो आप उसे क्या कह सकते हो, सब्लिमेशन। दुनिया में हर चीज का अपोजिट होता है, जिससे आपने खुद ने देखा मेल्टिंग पॉइंट का अपोजिट फ्रीजिंग पॉइंट, एवापोरेशन का अपोजिट कंडेंसेशन। इसी तरह से अगर हम उस गैस को फिर कूलिंग करेंगे तो वापसी कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, और उस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाएगा, आप उसे क्या कह सकते हो, डिपोजिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको बताया। आई होप you understand. Now we discuss some MCQs. First question is the ratio of number of atoms to element in glucose per molecule is. आपको क्या दिया गया है, ग्लूकोज। आप सबसे पहले देखेंगे उसमें एटम्स कितने हैं। आप सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसमें कितने एटम्स हैं, आप कहेंगे सर इसमें एटम्स है 24। फिर आप देखेंगे इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो आप क्या करेंगे, इस 24 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 8। क्योंकि आप बच्चे चले जाते हो, ग्लूकोज का जब हम पूछ रहे हैं उसके एटम का रेशियो बताओ, काफी बच्चे चले जाते हैं 24 में, पर 24 नहीं होगा, क्योंकि एटम है 24, कितने टाइप के एलिमेंट हैं, 3। तो आप क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा 8। इसी तरह से एक और भी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज एक्सेप्ट।
देखो एवापोरेशन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड बर्निंग ऑफ वुड, थर्ड क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी मेल्टिंग पॉइंट। तो एवापोरेशन भी फिजिकल है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिजिकल है। अब क्रिस्टलाइजेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। तो क्रिस्टलाइजेशन, काफी बच्चे क्रिस्टलाइजेशन में जाते हैं, ये भी याद रखना, आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, तो आप उसे भी कह सकते हो फिजिकल चेंज। तो ये भी फिजिकल, ये भी फिजिकल, ये भी फिजिकल, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बर्निंग ऑफ वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर फिजिकल चेंज? ऑप्शन ए सोडियम मेटल डिसॉल्व इन वाटर, ऑप्शन बी क्विक लाइम डिसॉल्व इन वाटर, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो काफी बच्चे ऑल ऑफ दिस में चले जाते हैं और ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं होगा। जब आप सोडियम मेटल को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो आपके पास बर्निंग होगी। क्विक लाइम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हीट रिलीज हो रही होगी। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि जब आपने NaCl को वाटर में जब डिसॉल्व नहीं किया था तो कितने आयन से? 2, Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। जब आप पानी में डिसॉल्व कर लोगे तो भी इसके अंदर कितने आयन्स होंगे? 2। तो आप कह सकते हो यहां कोई न्यू चीज नहीं बनती, क्योंकि फिजिकल चेंज में न्यू चीज नहीं बनती। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा यहां पे सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। तो आज के लिए बेसिक केमिस्ट्री में इतना आपके पास इनफ है। अब इसके बाद जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें आप प्योर सब्सटेंस भी पढ़ेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस भी पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और यहाँ तक जो मैंने बताया है आपके पास MCQ टेस्ट भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। थैंक्स।